जनप्रतिनिधि छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में हर व्यक्ति कार्य करता है। आज हम सब मंच पर बैठे हैं जिम्मेदारियों के साथ, आपको दूसरी जिम्मेदारी के साथ सामने बैठे हुए, लेकिन हम कार्यकर्ता पहले है, हमारी जिम्मेदारी कार्यकर्ता के नाते है। और उस नाते में केंद्र में मंत्री होने के बावजूद भी पार्टी के उद्देश्य के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि कोई भी जनप्रतिनिधि छोटा बड़ा नहीं होता। आप ग्राम पंचायत के सरपंच हो या कोई संसद का सदस्य हो, उसका काम का लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य क्या है? अभी आदरणीय मोदी जी ने बहुत सुंदर बात कही, गरीब आदमी के सामने, जरूरतमंद व्यक्ति के सामने सरकार का अभाव ना दिखे, और जो आम आदमी है, जो जरूरतमंद नहीं है, उसे कभी सरकार का प्रभाव न दिखे, ये लक्ष्य है। गरीब आदमी को कभी भी लगना चाहिए कि सरकार नहीं है हमारे साथ। और आम व्यापारी हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, शिक्षा शास्त्री हो, उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार मुझ पर नजर रखती है, मुझ पर बोझ पड़ती है। इसलिए गरीब आदमी के जीवन में सरकार का प्रभाव दिखना चाहिए, लेकिन आम आदमी के दिमाग पर सरकार का प्रभाव ना हो और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे। एक सरपंच की जिम्मेदारी भी यही है और एक सांसद की जिम्मेदारी भी है। हम कितना कर पाते हैं? कोई दूसरा कहेगा तो आलोचना होगी, उंगली हमारी स्वयं की तरफ उठनी चाहिए। यदि ईमानदार मूल्यांकन करता है तो जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं आपके दरवाजे पर आया इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, काम करने की प्रणाली, उसका नेतृत्व, उसका विचार, आप जिसको भी तराजू में तोड़ना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, हम आपके सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन राजनीतिक ईमानदारी तो होनी चाहिए। दुनिया का सबसे सबल, दुनिया का सबसे सफल, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। अगर मैं कहूं तो देश की आजादी से लेकर अब तक 2022 तक 1700 ऐसी पार्टियां हैं जो बनी और बंद हो गई, खत्म हो गई। लेकिन अब वो लोग हैं जो आजादी के बाद शुरू हुए थे, परिस्थिति के कारण शुरू हुए थे। हमने सरकार बनाने का फैसला नहीं किया था, हमने कहा था कि समाज कौन बनाएगा। हम शुरू हुए, हमने समय के थपेड़े खाए, 84 में हमने 2 सांसद देखे, और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आज देश के भीतर मौजूद है। मित्रों, ये बात मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, अपनी पार्टी के समर्थन में नहीं कह रहा हूं। ये हमारे काम करने की शैली का परिणाम है। हमारी नीयत और नीति में कोई अंतर नहीं। जब ये बात मैं कहता हूं, यहाँ बहुत सारे नौजवान मित्र बैठे होंगे जिनकी उम्र 27-28 साल होगी। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये मेरी पार्टी का बड़प्पन है। मैं आज से 33 साल पहले 89 में जब पहली बार सांसद बना था तो मैं 28.5 साल का था। मैंने वो युग भी देखा है जब राजनीति में गठबंधन की सरकारों का युग था। कोई रास्ता सूझता नहीं था। जनता पार्टी आई, टूट गई, फिर से कोई सरकार आई जो चली गई। कांग्रेस की भी अपना प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। 2004 की स्थिति भी वही है। 2004 की स्थिति में अटल जी के समय जो परिस्थितियां बनी वो जैसे देखी,
हमने गठबंधन का दौर देखा और उसके बाद 2014 के पहले जरा सोचिए कि 2014 के 6 महीने पहले का विचार करिए जब मोदी जी नेता घोषित नहीं हुए, वो नेता पर विश्वास नहीं करता, लोगों को पार्टी के प्रति विश्वास रह नहीं गया। लेकिन ये देश की जनता है जिसने मोदी जी को दशकों बाद स्पष्ट बहुमत देकर एक नई सरकार बनाने का ऐलान किया। ये फैसला आपका था, जनता का फैसला है। 19 का चुनाव आया, फिर आपको और ज्यादा बढ़कर उसको बहुमत दिया और फिर सरकार बनी। हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए आपके दरवाजे पर नहीं आए, हम आपसे उसी सरोकार के लिए आए हैं कि क्या हम वो लक्ष्य कब प्राप्त करेंगे। मोदी जी ने 2016 में कहा था देश की आजादी के जब 75 वर्ष पूरे होंगे तो देश कैसा होगा। तो देश की विरोधी पार्टी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। 2019 में 20 में चुनाव है, 2022 और 2024 की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको हमको याद नहीं, हम याद नहीं करते। जब मोदी जी ने ये बात कही थी तब कितने लोगों को भरोसा था। उन्हें दूसरा प्रयोग किया, उन्हें कहा कि क्या जिनके पास में गैस कनेक्शन है वो तो सामर्थ्य वाला है, क्या वो अपनी गैस सब्सिडी गरीब आदमी पे छोड़ सकते हैं। और उज्ज्वला गैस कनेक्शन की घोषणा की। इस देश में 1 करोड़ लोगों ने अपनी स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ी और वो गरीब आदमी को दूसरी घटना में आपको स्मरण कराता हूं कि राजनीति की कार्यशैली में कितना अमूलचूल परिवर्तन है। एक तरफ मुफ्त खोली की बातें होती थी और दूसरी तरफ आपसे ही अपील की जाती है कि आप अपनी सुविधाएं छोड़ दीजिए। कि मुझे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो सीनियर सिटीजन है उनको रेलवे में राहत मिलती है, जो संपन्न है वो अपनी राहत छोड़ दें। इस देश में 40 लाख बुजुर्गों ने अपने उस सुविधा को छोड़ दिया। ये एक नई दुनिया थी, ये वो रास्ता था जहां पर इस बात का एहसास किया गया कि अधिकारों से ज्यादा जरूरी हमारे कर्तव्य है। छूट किसको चाहिए? अरे छूट उसको चाहिए जो जरूरतमंद है, छूट उसको नहीं चाहिए जो ताकतवर है, जो समर्थ है उसको छूट नहीं चाहिए। उस पर सरकार का दबाव भी ना हो, सरकार का प्रभाव भी ना हो तो चलेगा। लेकिन गरीब आदमी के जीवन में सरकार का प्रभाव दिखना भी चाहिए और उसका उपयोग होना भी चाहिए। और यही बात प्रधानमंत्री ने कही कि देश की आजादी के जब 75 वर्ष पूरे हो तो क्या देश के हर गरीब के सिर पर 1 कमरे की पक्की छत हो सकती है? प्रधानमंत्री आवास योजना का रास्ता निकला। मेरे घर में शौचालय है, क्या उसके घर में शौचालय हो सकता है? साथ में यह भी कहा कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के पहले महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आई। हम महात्मा गांधी के चरणों में कौन सी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? और उन्होंने खुद ने कहा, संसद के भीतर कहा कि महात्मा गांधी को स्वच्छता सबसे ज्यादा पसंद है। और उसी समय 2 घटनाएं घटी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में हमारे बारे में जो राय बनी थी वो हमारे लिए शर्मनाक थी। उन्होंने कहा था कि भारत अगर 2030 तक खुले में शौच मुक्त हो जाएगा मुझे बहुत बड़ी सफलता होगी। ये हमारे लिए लक्ष्य नहीं था, हमारा अपमान था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता के अभियान के साथ क्या स्वच्छ भारत हम गांधी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। और मित्रों, हम और आपने नहीं, हमारे बच्चों ने, हमारे नातियों ने, हमारी बच्चियों ने हमारा हाथ पकड़कर हमको स्वच्छता के रास्ते पर ला दिया। और हमने 11 साल पहले 2019 में स्वच्छ भारत गांधी के चरणों में समर्पित कर दिया। ये प्रधानमंत्री का ये बिहेवियर चेंज है, ये सिर्फ निर्माण नहीं है। शौचालय नहीं बने होते तो ये आंदोलन सफल नहीं होता। तो एक तरफ शौचालय बने,
दूसरी तरफ आदमी की मानसिकता बदली और देश स्वच्छता के रास्ते पर चल पड़ा। महाराष्ट्र के लोगों को ईमानदारी के साथ विचार करना पड़ेगा। यहाँ का राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ का धार्मिक नेतृत्व जिसने आंदोलन चलाया स्वच्छता का, उसके बाद भी हमारे गांव कुछ गांव बनने बचे हुए। बाकी देश के राज्यों की तो हालत और भी बुरी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति का लक्ष्य क्या है। क्या राजनीति में हम दूसरे के किए हुए कामों को अपने नाम पर लिखकर वोट मांगेंगे, या हम अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे और जो संकल्प हमने दिया है उसको पूरा करने के रास्ते पर आगे जाएंगे। ये दो बातें हमें तय करनी पड़ेगी। एक बातों को कहना चाहता हूं, हमें तुलना करनी चाहिए जो हमारे नेतृत्व दिया करते। एक समय था जब देश का प्रशासनिक ढांचा और देश के राजनेता सिर्फ सूखे और अकाल से निपटने की तैयारी करते। सूखा पड़ेगा, पानी कहां से लाएंगे, मवेशी को खाना चारा कहां से लाएंगे, आदमी को खाने के लिए कहां से लाएंगे, मुआवजा कैसे देंगे, आलोचना से कैसे बचेंगे, हम इन प्रश्नों को उत्तर खोजते थे। लेकिन देश अब उस दौर में नहीं है। तब कोई बिलियन इकोनॉमी की बात नहीं करता था, ट्रिलियन की तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब मोदी जी ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब भी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। लेकिन कोरोना आया और चला गया, हमें पता ही नहीं चला कि भारत कितना ऊपर उठ गया। 2014 में भारत 11वें नंबर पर दुनिया की इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी। 2014 वो 10 पर कब आई देश को पता नहीं, आपको हमको पता नहीं चला। वो कब 9 पर आ गई, 8 पर आ गई, 7 पर आ गई, 6 पर आकर चली गई। हमारी नींद नहीं खुली। लेकिन इसी साल इसी महीने आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए और हमारी इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर जब आई तो दुनिया में हमको भी इसी लड़ने हमने अंदाजा नहीं किया कि इतने वर्षों में हमारी यात्रा चुपचाप गुमनामी में कैसे चलती रही। ये क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया में 5 ऐसे देश थे जो दशकों से उसी स्थान पर कायम थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ब्रिटेन 5वें नंबर पर वर्षों से था, वो बना रहा। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन को धकेल कर आप 5वें नंबर पर आए, ब्रिटेन को 6वें नंबर पर किया, तो पूरे दुनिया में आपकी तारीफ की और आपके नेतृत्व की तारीफ की, जिनने हम पर 250 साल शासन किया। उनकी अर्थव्यवस्था को पीछे धकेल कर भारत 5वें नंबर पर चला गया। ये हमारी सफलता है। किससे में प्रतीक निर्बंध देंगे, ये हमारे आत्मस्वाभिमान का प्रतीक भी है। ये वर्ष जो आजादी का 75वां वर्ष है, हम गर्व किस बात पर करते हैं? एक समय शिवाजी महाराज का नाम लेके कहते थे हमारी नौसेना दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नौसेना। बाद में हम दूसरे देशों से जहाज बनाकर बुलवाते थे। पहले दुनिया के लोग हमसे जहाज लेने के लिए आते थे, हमारी सेना का लोहा मांगते थे, हमारी तकनीक का लोहा मांगते थे। बीच में हमारी हालत ऐसी हो गई जैसे वो कुछ आता ही नहीं। लेकिन जैसे ही INS विक्रांत भारत का बना हुआ जहाज पानी में उतरा, तो वो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की सफलता नहीं थी, हमारे आत्मगौरव का नतीजा। वो सब कुछ बदल गया था, लेकिन वो रेड क्रॉस बचा हुआ था। उसको हटाकर जब हमने शिवाजी महाराज की मोहर को उसके स्थान पर रखा, तब भारत का यश आस्पर्ण हुआ है। ये है मित्र, सब कुछ इस बात से नहीं होता। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारी वास्तव में काम करने की शैली क्या होनी चाहिए। हम दुनिया में उस रफ्तार से आगे बढ़ने वाले लोग हैं जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के निकट में है। अब हमारे पास में अकाल जैसी समस्या नहीं है। 28 महीनों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने वाला वो नेतृत्व है जो नरेंद्र भाई मोदी ने किसने पैदा किया? किसानों ने पैदा किया। पाटिल साहब के साथ जब बैठ के जा रहा था तो पाटिल साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वेयर हाउसिंग का काम नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में ज्यादा अच्छा हुआ। ये होती है दूरदर्शिता की फर्क। कुल में गया था आपके यहाँ पर वेयर हाउस कितने सारे हैं, उनको रखने की जगह हमारे पास अनाज होता है लेकिन हमारे पास रखने की जगह नहीं है। किसान शायद इसलिए हमारे यहाँ आत्महत्या करते हैं, आपकी आत्महत्या नहीं करते। मित्रों, ये फर्क करना पड़ेगा।
इस दर्द को समझना पड़ेगा, तब आप समाधान लेकर आएंगे। ये सच्चाई है। ये किसान ने ही पैदा किया था ना, तब आप 80 करोड़ लोगों को खिला पाए। जर्मनी में आंदोलन महंगाई का चल रहा है, दुनिया के सारे देशों में चल रहा है, जहां पर अनाज का संकट पैदा हुआ, लेकिन भारत वो देश नहीं रहा। वो 28 महीने से अपनी 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज बांट कर आज दे रहा है। क्या ये सच्चाई नहीं? मुझे लगता है ये पूछने की जरूरत है। ये दूरदर्शन कहां से आया? ये सोच कहां से आई? ये मुफ्तखोरी नहीं है। हमारे पास अनाज था, आपदा से ग्रस्त इस देश को कभी ये एहसास कराओगे तो 2 टाइम की रोटी नहीं है, ये एहसास कराने के लिए एक स्वाभिमानी जीवन देने की कोशिश करेंगे। ये पुरुषार्थ का, किसान का, उसकी तपस्या का, उसके परिश्रम का, और गरीब आदमी को जरूरतमंद को देकर भारत को अपने जगह पर सम्मान के साथ जीने का विचार करने वाला नेतृत्व तो वो हमारे पास। मित्रों में सब है खाद्य संस्करण मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 बड़े काम किए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, नहीं, दुनिया जीवन पद्धति की तरफ देगी। सस्टेनेबल गोल की चर्चा दुनिया का होती है। अरे हम तो जिंदगी से कहते रहे, हम गलत रास्ते पर ढकेले गए दशकों तक। आज पूरी दुनिया कहती है कि हमको सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, हमको शांति नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने योग को प्रस्ताव को दिया, दुनिया के देशों ने माना, और आज योग दुनिया में कोरोना के लिए वरदान साबित हुआ। उसके आफ्टर कोरोना जो परिस्थितियां थी, योग उसको वरदान साबित हुआ। दुनिया में देश में धर्म की बात हो सकती है, लेकिन दुनिया का कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति कोरोना के बाद उसको स्वस्थ होने के लिए अगर कोई सहारा था तो भारतीय योग ही सहारा था। ये हमारी सफलता है, ये हमारी जय है। आज मोदी जी हमसे यह अपेक्षा भी करती है कि आपकी जीवन शैली, और हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अभी ये चलना बाकी है। इसलिए हम आपके दरवाजे पर आए कि हमारा काम सब 2 टाइम की रोटी देना पड़ता है, हमारा काम सब स्वाभिमान की जिंदगी देना नहीं। हमारा काम है कि हमारी जो जीवन पद्धति है, जो हमारी आध्यात्मिकता है, जो हमारी सनातन परंपरा है, कि अगर मैं भूखा हूं, मेरे पास अगर 2 रोटी होगी और कोई भूखा मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं 1 से काम चलाऊंगा और 1 उस भूखे आदमी को दे दूंगा। ये हमारी संत परंपरा है, ये हमारी सनातन परंपरा है, और हमने कोरोना में करके दिखा दिया। हमारे पास में 120 करोड़ लोगों की आबादी थी, हमको दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद जब दुनिया ने हमसे दवाइयां मांगी, अमेरिका नहीं दे सका, कोई भी ताकतवर देश नहीं दे सका। दुनिया का इतिहास देखा जाएगा तो एक देश है भारत, जिसने ताकतवर अमेरिका को भी दिया और जरूरतमंद ब्राजील को भी दिया। हमने 150 देशों को दवाइयां दी। उस देश का नाम है भारत, उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। वैक्सीन हमने बनाई, अगर हमने वैक्सीन न बनाई होती तो देश टूट जाता। हमने 200 करोड़ वैक्सीनेशन दिए, लोगों को वैक्सीन दी है देश के भीतर। चीन ने भी वैक्सीन बनाई, इसको किसी ने नहीं खरीदा। लोगों ने 8 दिन इंतजार किया, लेकिन भारत की वैक्सीन को स्वीकार किया, किसी दूसरे देश की वैक्सीन को स्वीकार नहीं किया। ये है हमारी सफलता, ये है हमारी विश्वसनीयता। और इसमें मुझे लगता है कि कई बार हमसे समग्रता में नहीं देखते। ये सब मैं अपने नेता की तारीफ में नहीं कह रहा, ये इतिहास का हिस्सा है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर चीजें भी और भी आगे जाएंगी, हमें और भी आगे चलने की जरूरत है। अभी दुनिया में अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष, हमारे यहाँ बिल्कुल खाया जाता था, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, रागी हो, कुटकी हो, सारे देश में ये मोटा अनाज होता था। लेकिन जहां जहां सिंचाई आई, ये मोटा अनाज बेच कर दिया गया। हम दुनिया में 100% में 40% के हिस्सेदार हैं। आज भी मोटा अनाज हम 40% हम पैदा करते हैं। अब दुनिया ने कहा कि नहीं, अब गेहूं छोड़ना चाहिए। हमको गेहूं खिलाया गया, हमारे जीवन में बदलाव लाया गया। अब पूरी दुनिया मोटा अनाज हमसे चाहती है। आज हमारे पास में मोटा अनाज है, लेकिन प्रोसेसिंग करने का हमारे पास रास्ता नहीं। लेकिन गांव में किसी गरीब आदमी के यहाँ चले जाओगे तो 1 मिनट में ज्वार की रोटी हाथ से करेगा और आपको खिला देगा। दुनिया उसके लिए पैसा दे देगी। हम हल्दी का दूध घर के बच्चे को झपट के पिला देते हैं, वहां 1000
रुपये से ऊपर के खर्चे में लोगों ने कोरोना में वृद्धि का दूर किया है। ये फर्क है, हमने गलत रास्ते पर उसको धकेला गया और इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक दिशा अगर ठीक रास्ते पर चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि ना हो तो उसको इस बात को समझना होगा कि आपको कौन सी शैली में इस देश में काम करना है। और मुझे लगता है जब ये प्रश्न आप अपने आप से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुविधा होगी। और इन 3 दिनों में मुझे अनेक लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। मैं सिर्फ आपको ज्ञान देने नहीं आया, आपसे ज्ञान देने के लिए आया। अगर समस्याएं पता ना हो तो आप समाधान नहीं दे सकते। अगर चुनौतियां आपके सामने ना हो तो आप उन्हें पार नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम है एक समय हम अकाल से जूझने की बातें करते हैं। आज पैसा है हमारे पास 60,000 करोड़ रुपया सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए प्रधानमंत्री ने रखा। हमारे पत्रकार मित्र बैठे, उन्हें आंकड़ा देखा होगा, साइड में जाना चाहिए। नियम क्या बना? पहले आरोप करते थे कि जो मेरी पार्टी की सरकार नहीं है तो उसको पैसा मत दो। जिसकी विरोधी सरकार थी वो कहता था कि जो सरकार विरोधी है तो पैसा नहीं देती। मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी विरोधी सरकार या आरोप पर लगा नहीं। जो लोग हमको जाति और धर्म में बांटने वाला लोग कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ मोदी की एक योजना में बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर घर तक की योजना, उस पर कहीं जाति धर्म और पार्टी के आधार पर कोई शर्त हो, कोई बात कही हो तो उसका काम बताइए। मैं बात की ये भी मुझसे निवेदन करता हूँ कि कम से कम इस पर राजनीति मत करिए। 60,000 करोड़ में से कुल 17,000 करोड़ लोग ले पाए पैसा रखा है। मोदी जी ने कहा है कि जिसने पिछले वर्ष अगर 400 करोड़ खर्च किया है तो वो 1200 करोड़ वो राज्य दे सकता है 3 गुना। लेकिन उसको चुनौती स्वीकार करना पड़ेगी। जब 3 गुना पैसा आपको केंद्र से मिलेगा तो 3 गुना DPR भी आपको बनाना पड़ेगी, 3 गुने टेंडर भी करने पड़ेंगे और 3 गुने बंदखाना भी देना पड़ेगा। और फिर ठेकेदार आपको मिल जाएगा, राज्य काम नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ राज्य है जिसने तय किया। दूसरी बात है कि कौन तय करेगा कि कब कौन राज्य पूरा करेगा? मोदी जी ने कहा ये हम नहीं तय करें, ये राज्य को तय करना चाहिए। गोवा ने 2020 तय किया, उसने 2020 में अपना लक्ष्य प्राप्त कर दिया। 100% परिवार गोवा में पाइपलाइन से पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी पी रहे हैं। ये सफलता देखी है। उसके बाद वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती। 2021 में तेलंगाना ने कहा, उसने भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2021 में लक्षद्वीप हमारे पांडिचेरी ने किया, अंडमान निकोबार ने किया, दमन दीव ने किया, उन्नति ने यूपी ने उन्हें भी लक्ष्य प्राप्त किया। हरियाणा को 2022 में प्राप्त करना था, उसने दिसंबर 2021 में प्राप्त कर लिया। बिहार उस रास्ते पर जा रहा है जिसकी बहुत बुरी हालत है। हमने कभी पार्टी के आधार पर तय नहीं किया। अगर पानी देना है तो सबको देना है, फिर पार्टी कहां से जाएगी? हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी और कुछ छल करता है। कोई कहता है कि साहब ये तो पानी हमने पहुंचाया। अरे थोड़ा राजनीतिक ईमानदारी बरतनी चाहिए। ये बात मैं यहाँ पर आए हुए जनप्रतिनिधियों से कहूँगा। मुझे महाराष्ट्र के मॉडल के बारे में पिछली बार भी जब रिव्यू देने आया था, यहाँ पर कामकाज जिला पंचायत के सुपुर्द हो, जिला पंचायत एजेंसी हो, राज्य सरकार एजेंसी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है पैसा देना, हमारा काम है तकलीफ देना। लेकिन कम से कम ये ईमानदारी तो रखिए कि 100 रुपया अगर खर्च कर रहे हैं तो 60 रुपया मोदी भेज रहे हैं। ये तो ईमानदारी से कोई नहीं। अगर इसमें भी बेईमानी होगी तो राजनीतिक ईमानदारी नहीं है, ये छल है। और इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों के लिए हमारे कार्यकर्ता को सजग होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को सजग होना चाहिए। जनप्रतिनिधि का चरित्र, उसकी शुद्धता, उसकी दूरदर्शिता तीनों जरूरी है। स्वच्छता भी जरूरी है, जागरूकता भी जरूरी है और दूरदर्शिता भी जरूरी है। मैं तुम्हें एक प्रार्थना करता हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा है उसी को सिर्फ दोहराना। उन्होंने कहा आजादी का 75 अगस्त को पूरा हो गया, अब अमृत काल शुरू हुआ है। 25 साल हो जब आजादी के 100 वर्ष होंगे, मेरा भारत कैसे होगा? आप भारत की तस्वीर देखिए और जिस गांव में आप जनप्रतिनिधि उस गांव में बैठिए, कुछ सहयोगियों को बुलाइए और उनसे पूछिए 25 साल बाद मेरा गांव कैसा होगा। ये अधिकार तो आपको लेना, ये अधिकार किसी विधायक और सांसद को लेना हो।
लेकिन एक गांव के सरपंच को ये अधिकार है कि वो चुना गया होगा 5 साल के लिए, लेकिन वह क्या वो बैठ कर गाँव के लोगों से विमर्श कर सकता है 5 साल बाद 25 साल बाद मेरे गांव की आबादी दुगनी होगी, जमीन दुगनी नहीं होगी, पानी दुगना नहीं होगा, आपकी खपत और मांग बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ेगी आपकी, लेकिन वो पूरा कैसे करेंगे? ये पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे ये गांव की सरकार है या नगर की सरकार, आपकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो जब तक आप 25 साल का रोड मैप अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे, ये भारत माता यशस्वी नहीं हो सकती। वो विश्व गुरु के पद पर पहुंचने की जो उसकी यात्रा है, हम 11 से 5 के नंबर पर पहुंच गए हैं गौरवान्वित थे अपने नेतृत्व के साथ, लेकिन हमें 1 नंबर पर पहुंचना भी बाकी है। और जब तक हम 1 नंबर पर पहुंचेंगे, वो सिर्फ हमारा यश काम नहीं होगा, हम दुनिया को शांति बांटेंगे, हम संघर्ष नहीं बांटेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। अगर हम दुनिया में 1 नंबर पर होंगे, उस 25 साल बाद मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जैसे लोग, हमारे विजय पाटिल साहब जैसे लोग जिनकी उम्र हम सबकी 62-63 साल हो गई है, 25 साल बाद हम होंगे शायद जिंदा, लेकिन सक्रिय तो नहीं होंगे ना, सक्रिय कोई बहुत होता है, ये लोकतंत्र होता है। इसलिए पार्टी का काम चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि आजादी के बाद 1700 पार्टियों के बनने और बंद होने का इतिहास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो खबरों के बावजूद भी अपने अभियान पर आगे चल रही है। हम 2024 में जीते, हम यहाँ बच्चे अपेक्षा नहीं करते, हम तो कहते हैं कि आने वाले 25 साल जब आजादी के 100 वर्ष हो, तो मोदी जैसा तेजस्वी को नेतृत्व हो, तो भारत माता को दुनिया में नंबर 1 गाँव में जो नेतृत्व हो, उसके दिमाग में आज से बात होनी चाहिए कि मुझे आर्थिक संपन्नता भी चाहिए, लेकिन मुझे आने वाली पीढ़ी को विकारों से बचाने वाला नेतृत्व भी चाहिए। अगर नेतृत्व बचा रहे, हमारा आने वाली पीढ़ी बची रहेगी, तो देश यशस्वी होगा। हम लाखों कमा लें और उसके बाद संतान बिगड़ जाए, उसका कोई लाभ है क्या? कि भारतीय संस्कृति में लोग कहते थे कि उनके पुत्रों से पता चलता है कि उनके पिता का यश क्या था। लोग पिता के पदों से यश की कामना नहीं करते। ये भारतीय संस्कृति का पैमाना है। हमारा पैमाना अलग है। हमारा पैमाना वो नहीं कि मैं कहूँ कि मैंने इतना कर लिया, जी नहीं, मेरी संतान मेरे यश के बावजूद भी अगर रास्ता छोड़ दे, सन्मार्ग से हट जाए, तो मेरे पद पर बने रहने का यश उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये सनातन परंपरा कहती है। और इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेतृत्व जो दुनिया में सबसे यशस्वी नेतृत्व है, उसके रहने के बाद हम विजय की कामना न करें, ये शायद हमारे मन की कमजोरी हो सकती है, जनमन की कमजोरी नहीं है। मोदी जी ने साबित कर दिया, उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू, इस देश में जनता कर्फ्यू स्वीकार किया। उन्होंने कहा थाली भी बजेगी और ताली भी बजेगी, इसलिए उन्होंने ताली भी बजाई और ताली भी बजाई, जनता कर्फ्यू को भी स्वीकार किया। जनमन आज भी देश के साथ चलना चाहता है। यदि हम ठीक रास्ते पर चले और लगता है हमको कि ये देश तो ठीक रास्ते पर है, तो ये अच्छी बातें आम आदमी को बताने का काम भी हमें करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, जो जहाँ पर है आज से 25 साल आगे तक का सोचे कि जहाँ मैं हूँ, मेरा गांव 25 साल बाद कैसे अच्छा बनेगा। मुझे लगता है कि भारत माता के लिए सबसे श्रेष्ठ योगदान होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही विनती करता हूँ, भारत माता की सेवा में इस दूरदर्शी ताकत को अपने भीतर पैदा करिए। ईश्वर से अगर मांगना है तो ये मांगिए, ये है ईश्वर में हमें स्वस्थ रखना, हमें चरित्रवान रखना, हमारी समझ ऐसी हो जो हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों से हटकर समाज के लिए काम करने के लायक हो, गरीब आदमी के लिए मैं काम आ सकूँ। मैं अपने सामर्थ्यवान मित्र के काम आऊँ या न आऊँ, लेकिन जरूरतमंद के काम आ सकूँ। मुझे लगता है ये ताकत हम सबको भी मजबूत करेगी और भारत माता को यशस्वी बनाएगी। इस निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।